दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। 21वीं शताब्दी में बदलती जीवन शैली ने भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या को हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप की समस्या से ग्रसित किया है। डब्ल्यूएचओ के एक अध्ययन के अनुसार अगर भारत अपने उच्च रक्तचाप की समस्या से ग्रसित आधे लोगों की भी समस्या को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाता है, यानी उनके उच्च रक्तचाप की समस्या को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाता है, तो वह वर्ष 2040 तक लगभग 46 लाख लोगों की मौत को रोक सकता है। आज इन फोकस में इसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे और हमारे टॉपिक का नाम होगा भारत में हाइपरटेंशन की स्थिति। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमारे चर्चा के क्या पक्ष होंगे। सबसे पहले हम उस खबर को जानेंगे जिससे ये पूरा टॉपिक चर्चा में आ जाता है। फिर हम सामान्य तौर से हाइपरटेंशन किसको कहते हैं ये जानने का प्रयास करेंगे और इसी दौरान जानेंगे कि भारत में हाइपरटेंशन देखभाल यानी केयर की क्या स्थिति है और इसमें किस प्रकार से राज्यों के स्तर पर और जिले के स्तर पर विभिन्नता देखने को मिलती है, परिवर्तनशीलता देखने को मिलती है और क्या इस हाइपरटेंशन की स्थिति पर उम्र का, लिंग का या व्यक्तियों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों का प्रभाव रहता है, उनकी शिक्षा का प्रभाव इस पर देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये परिवर्तनशीलता जो राज्यों के स्तर पर और जिलों के स्तर पर हमें देखने को मिलती है, वस्तुतः इसको जानना जरूरी क्यों है, इसका कारण क्या है, हाइपरटेंशन नियंत्रण के लिए सरकार को क्या कदम उठाए जाने चाहिए, सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इस पर बात होगी। अंत में आपके लिए एक प्रश्न होगा, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। यह खबर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से ली गई है और खबर है इंडियाज हाइपरटेंशन मैप, हाउ डिफरेंट स्टेट्स रीजन्स फेयर। ये खबर वस्तुतः भारत में हाइपरटेंशन के एक मानचित्र को यानी स्थिति को अभिव्यक्त करने का प्रयास करती है और ये दिखाती है कि किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में या राज्यों में इसमें हाइपरटेंशन की स्थितियों में परिवर्तन देखने को मिलता है। दरअसल राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट का हाल ही में विश्लेषण किया है अमेरिका के एक जर्नल ने। इस जर्नल का नाम है जामा। जामा मतलब जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। इस विश्लेषण में ही ये प्रस्तुत किया गया है कि भारत में जो हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप की स्थिति है, इसका जो फैलाव है, इसका फैलाव यानी इसका जो प्रसार है, इसका जो निदान है यानी इसमें जो डायग्नोसिस होता है, किसी बीमारी की पहचान की जाती है, इसका जो उपचार है यानी इसमें जो ट्रीटमेंट होता है और इसका जो नियंत्रण है यानी इसको कंट्रोल जो किया जाता है, इसमें राज्यों के स्तर पर, जिलों के स्तर पर बहुत विभिन्नता है। इस विभिन्नता को जानना इसलिए जरूरी है कि अगर इस विभिन्नता को नहीं जाना जाएगा तो लक्षित फॉर्म में यानी लक्षित तरीके से इस समस्या का समाधान नहीं कर सकेंगी स्वास्थ्य प्रणालियां। इसलिए इस विभिन्नता को जानना बेहद आवश्यक है और जो राष्ट्रीय औसत है यानी हाइपरटेंशन के फैलाव का, उसके निदान का, उसके उपचार का, उसके नियंत्रण का, उस राष्ट्रीय औसत में क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्नता छुपी हुई है, उसमें काफी विभिन्नता है। इसके कारण ही, इस विश्लेषण के कारण ही ये टॉपिक चर्चा में आ जाता है। अगर आप हाइपरटेंशन की सामान्य स्थिति को देखें तो हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं यानी हमारी जो धमनियां होती हैं, उन धमनियों में रक्त के दबाव, जब रक्त के दबाव की उच्च स्थिति को ही हाइपरटेंशन आप कह सकते हैं। इसमें हेल्थ गाइडलाइंस के अनुसार अगर हमारे धमनियों में रक्त का दबाव 120/80 mmHg यानी मरकरी पर मिलीमीटर से ज्यादा बढ़ जाता है, ज्यादा उच्च स्थिति में चला जाता है, सामान्य तौर से इसको 140 के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है और नीचे इसको 90 के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। अगर इस तरह से बढ़ना शुरू हो जाता है यानी हमारे जो धमनियों में रक्त का दबाव लगातार बढ़ता चला जाता है, तो इस अवस्थिति को हम हाई बीपी के रूप में अभिव्यक्त करते हैं यानी हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। लोगों की बदलती जीवन शैली, व्यायाम न होना, अनियंत्रित खान पान होना, इसी प्रकार से काम का दबाव, नींद का अभाव, स्ट्रेस, ये सभी कारण है हाइपरटेंशन के ये सभी कारण है। और भारत में जो अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, अध्ययन का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, उसमें कई तरह की विभिन्नताओं को प्रदर्शित किया गया है। सबसे पहले हम राष्ट्रीय डेटा पर एक सामान्य स्थिति देखने का प्रयास करते हैं राष्ट्रीय डेटा के आधार पर कि भारत में हाइपरटेंशन की देखभाल का क्या स्तर है। सामान्य तौर से भारत में
पीड़ितों का, जो हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं, उनका डायग्नोसिस ही नहीं हो पाता। केवल 3 में से 1 व्यक्ति का भारत में डायग्नोसिस हो पाता है, ये रिपोर्ट ये बताती है। जिनका डायग्नोसिस हो जाता है, यानी जिनके बीमारी की पहचान कर ली जाती है कि इस व्यक्ति को हाइपरटेंशन है, उनमें से केवल 5 ऐसे व्यक्तियों में से 1 का ही उपचार शुरू हो पाता है, 1 का ही ट्रीटमेंट शुरू हो पाता है। और अगर किसी का ट्रीटमेंट शुरू भी हो जाता है तो उसके रक्तचाप को नियंत्रित करने का जो आंकड़ा है वो बेहद सीमित है। उपचार शुरू हुए लोगों में केवल 12 में से 1 व्यक्ति का ही रक्तचाप नियंत्रित हो पाता है। इसमें भी राज्य और जिला स्तर पर अलग अलग विभिन्नताएं हैं। अगर हम दक्षिणी राज्यों की स्थिति देखेंगे तो दक्षिणी राज्यों में जो हाइपरटेंशन का प्रसार है वो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। राष्ट्रीय औसत लगभग 26.8% का है और दक्षिणी राज्यों में जो प्रसार का औसत है वो है 29.9%। लेकिन दक्षिणी राज्यों में जो निदान है, यानी जो डायग्नोसिस है, वो अन्य राज्यों के समान ही है। और उपचार और नियंत्रण में दक्षिण राज्य आगे हैं, यानी वो वहां पर ट्रीटमेंट और किसी के रक्तचाप को नियंत्रित करने की अवस्थितियां ज्यादा बेहतर हैं। ये दिखाता है कि वहां का स्वास्थ्य प्रणालियां ज्यादा बेहतर तरीके से काम करती हैं इस स्तर पर। साथ ही इसमें 2 राज्यों के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं ताकि ये जान सकें कि राज्यों के स्तर में भी जिला स्तर पर किस प्रकार की परिवर्तनशीलता, वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। इसमें 2 राज्य शामिल किए गए, एक मेघालय और दूसरा कर्नाटका। मेघालय के 3 जिले इसमें शामिल किए गए, गारो हिल्स, खासी हिल्स और जैंतिया हिल्स। इसमें यह आंकड़ा प्रस्तुत किया गया कि जहां तक गारो हिल्स, खासी हिल्स और जैंतिया हिल्स में हाइपरटेंशन के प्रसार की बात है तो तीनों में प्रसार लगभग समान है। लेकिन जहां तक निदान की बात है तो निदान गारो हिल्स में केवल 19% का ही हो पाता है, कि 19% के आसपास हो पाता है। मतलब 19% लोगों में ही हाइपरटेंशन की पहचान हो पाती है, जबकि खासी हिल्स में ये आंकड़ा 29% का है और जैंतिया हिल्स में लगभग 41% लोगों का निदान यानी डायग्नोसिस हो जाता है। इसी प्रकार से जिला स्तर पर विभिन्नताएं का आंकड़ा प्रस्तुत करने के लिए कर्नाटक की 4 डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया, चिकमगलूर, शिमोगा, उड़ीसा और चित्रदुर्ग, उडुपी। तो ये चारों जिलों में जहां तक हाइपरटेंशन की प्रसार की बात है तो चारों में प्रसार लगभग समान है। लेकिन अगर इसके उपचार और नियंत्रण के आंकड़ों को ध्यान में रखें तो सबसे बेहतर उपचार और नियंत्रण के आंकड़े चिकमगलूर और उड़ीसा में है। तो इस प्रकार की स्थितियां प्रदर्शित की गई है। इन स्थितियों को प्रदर्शित करने का कारण क्या है, इसके हम कारण जानेंगे कि किस प्रकार से ये बेहतर नीति निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। लेकिन इसमें एक और स्तर पर विभिन्नता देखने को मिलती है हाइपरटेंशन के प्रसार के बारे में, निदान के बारे में, उसके उपचार के बारे में और नियंत्रण के बारे में। वो कहां पर देखने को मिलती है? किसी भी व्यक्ति की उम्र, लिंग, सामाजिक आर्थिक स्थितियों और शिक्षा के आधार पर यह अंतर देखने को मिलता है। यह अंतर प्रेवलेंस यानी उसके प्रसार के संदर्भ में, उसके डायग्नोस्ट यानी निदान के संदर्भ में, उसके उपचार और नियंत्रण के संदर्भ में आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया, लिंग के आधार पर यानी मैन और वुमेन के स्तर पर आपको अंतर देखने को मिलेगा, आयु के आधार पर आपको अंतर देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से सामाजिक आर्थिक स्थिति, आय के आधार पर आपको अंतर देखने को मिलेगा और शिक्षा के स्तर के आधार पर भी अंतर देखने को मिलेंगे। प्रसार के स्तर पर भी, उसके निदान के स्तर पर, उपचार के स्तर पर और नियंत्रण के स्तर पर देखने को मिलेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर देखने का प्रयास करते हैं, जैसे महिलाओं की तुलना में पुरुषों में प्रसार अधिक है हाइपरटेंशन का, ये सर्वविदित तथ्य है। लेकिन महिलाओं में निदान, उपचार और नियंत्रण यानी डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और कंट्रोल ज्यादा है। इसी प्रकार से युवाओं के मुकाबले 65 वर्ष से अधिक आयु में प्रसार, निदान, उपचार और नियंत्रण ज्यादा बेहतर तरीके से पाया गया है। आबादी का जो सबसे अमीर हिस्सा है, अमीरों में भी जो पांचवा सबसे अमीर हिस्सा है, इस सबसे अमीर 5वें हिस्से में इसका प्रेवलेंस यानी प्रसार, निदान, उपचार और नियंत्रण ज्यादा बेहतर तरीके से होता है। प्रसार भी ज्यादा है, उपचार भी बेहतर है, निदान भी बेहतर है और नियंत्रण भी बेहतर है। स्कूली शिक्षा पूरी करने वाले और 11वीं पास तक जो व्यक्ति 11वीं पास किए हुए हैं उनमें प्रसार समान है। लेकिन अगर आपने बेहतर स्कूली शिक्षा हासिल की है तो उसमें
डायग्नोसिस के स्तर पर, ट्रीटमेंट के स्तर पर और नियंत्रण के स्तर पर अंतर देखने को मिलता है और ज्यादा बेहतर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और नियंत्रण इसके अंतर्गत देखा गया है। परिवर्ष ये जो परिवर्तनशीलता है राज्यों के स्तर पर या जिलों के स्तर पर, इसको देखना आवश्यक क्यों है? सबसे पहली बात तो यही है कि अगर हम इस परिवर्तनशीलता को जानते हैं, समझते हैं, तो चाहे राज्य सरकार के स्तर पर हो, चाहे केंद्र सरकार के स्तर पर हो या स्थानीय सरकारों के स्तर पर, पंचायतों के स्तर पर हो, हम ज्यादा बेहतर तरीके से नीति निर्माण कर सकते हैं और नीतियों का क्रियान्वयन भी ज्यादा बेहतर तरीके से इसके अंतर्गत हो सकता है और संसाधनों का लक्षित तरीके से प्रयोग हो सकता है। यानी राज्य सरकारों को योजना बनाने में मदद करेगा और संसाधनों को बेहतर तरीके से लक्षित करने में यह प्रयोग कर सकता है। साथ ही हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी जो स्वास्थ्य प्रणालियां हैं वो स्पष्ट रूप से अंतर करें जो दीर्घकालीन बीमारी है और जो एक्यूट बीमारी है। एक्यूट बीमारी का मतलब कैसा होता है? जो तुरंत पैदा होती है, तुरंत उत्पन्न होती है, जैसे आपको फ्लू हो गया, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, तो आपको तुरंत निदान की आवश्यकता होती है, तुरंत दवाई की आवश्यकता होती है। एक प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर आपको देता है और कुछ समय के बाद 3 दिन में, 5 दिन में आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो क्रोनिक होती हैं, जो दीर्घकालीन होती हैं। इसके लिए आपको सस्टेन्ड एफर्ट करना पड़ता है समाज से उन बीमारियों को समाप्त करने के लिए। ये इसी प्रकार की हाइपरटेंशन की जो बीमारी है, ये इसी प्रकार की क्रोनिक डिजीज है जो आपके हृदय को, हृदय संबंधी सबसे ज्यादा प्रभाव हृदय पर पड़ता है। इसी स्ट्रोक के लिए, जिसको सामान्य भाषा में आप कहते हैं सर की नस फटना और किडनी डैमेज, ये सारे हाइपरटेंशन के ही परिणाम माने जाते हैं। तो हमारी जो स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियां हैं वो हाइपरटेंशन को लेकर एक अलग योजना, इसके प्रबंधन के लिए अलग योजना बनाए। इसके लिए भी इस परिवर्तनशीलता को बेहतर तरीके से समझने की आवश्यकता है। अब हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि हाइपरटेंशन की समस्या का समाधान करने के लिए राज्यों को या केंद्र सरकार को या सरकारों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात तो यही समझनी चाहिए कि जैसा कि WHO की रिपोर्ट कहता है कि अगर भारत में आधे लोगों के भी उच्च रक्तचाप की समस्या का समाधान कर लिया जाता है तो वर्ष 2040 तक लगभग 46 लाख लोगों की मौत को रोका जा सकता है। हाल ही में सरकार ने वर्ष 2023 में ही एक महत्वपूर्ण पहल की है जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 7.5 करोड़ लोग जो मधुमेह या हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं उनकी जांच करने और लगातार उन्हें बेहतर स्वास्थ्य देखभाल करने के पहल को शुरू करता है। इस पहल इनिशिएटिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लिया है। लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए एक बेहतर बुनियादी ढांचे, जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, उसकी भी जरूरत है। बुनियादी ढांचे में क्या होगा कि स्वास्थ्य प्रणालियां लोगों की निरंतर जांच करें, एक ड्यूरेबल फेसिस में जांच होनी चाहिए, यानी सक्रिय जांच हो, उपचार की बेहतर व्यवस्था हो, ट्रीटमेंट की बेहतर व्यवस्था हो, लोगों के घरों के करीब ही दवा की उपलब्धता भी सुनिश्चित होनी चाहिए। कई बार क्या है कि दवा की उपलब्धता घरों के करीब नहीं होती, इसलिए मेडिसिन लोगों की शुरू ही नहीं हो पाती और बहुत लोगों का तो जैसा कि आपने देखा डायग्नोसिस ही नहीं हो पाता। इसलिए घरों के आसपास ही डायग्नोसिस की व्यवस्था, उपचार की व्यवस्था और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए। और एक बार जब इलाज शुरू हो जाए तो जैसा कि हमें बताया कि एक प्रकार की क्रोनिक डिजीज है तो फॉलो अप ट्रीटमेंट भी इसके अंतर्गत सुनिश्चित होना चाहिए। कुल मिलाकर के इंफ्रास्ट्रक्चर स्वास्थ्य संबंधी खड़ा होना चाहिए ताकि भारत हाइपरटेंशन की समस्या का समाधान पर्याप्त तरीके से कर सके। इसके संदर्भ में एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कारण उच्च रक्तचाप के लिए जिम्मेदार है या है? आपके ऑप्शंस हैं तनाव, अनियंत्रित खान-पान, मोटापा या उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। अंत में आपके लिए एक सूचना भी है। सूचना यह है कि दिवाली के शुभ अवसर पर आपके लिए कुछ ऑफर हैं और ऑफर यह है कि दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध सभी ऑनलाइन टीचिंग कोर्सेज पर आपके लिए 50% की छूट रहेगी। 10 से 14 नवंबर तक ये ऑफर आपके पास रहेगा। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसी प्रकार से दृष्टि लर्निंग ऐप पर सभी ऑनलाइन पेन ड्राइव कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर 50% की छूट 10 से 14 नवंबर तक रहेगी दिवाली के शुभ अवसर पर। इसमें भी अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं।
आईएएस एग्जामिनेशन की तैयारी में एनसीईआरटी कोर्सेज के महत्व को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी कोर्सेज के ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी प्रारंभ हो रही हैं। 15 नवंबर से इसमें एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और इसी प्रकार से आईएएस मेंस 2024 की भी ऑनलाइन लाइव क्लासेस प्रारंभ हो रही हैं 16 नवंबर से, और इसमें भी एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो फिर अगले सेशन में फिर से आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।